नमस्कार। हम पिछले व्याख्यान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि प्रस्तावना किसी राजनीतिक समाज के उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है और ये संविधान का मूलतः एक अभिन्न भाग है। हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी ये बात कहते हैं कि वह भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में है। यानी अगर आपको भारतीय संविधान में वर्णित उद्देश्य और लक्ष्यों को समझना है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। यद्यपि अनुच्छेद 1 से लेकर 300 तक के 300 उसके बाद तक के जो अनुच्छेद हैं वह सारे अनुच्छेद संविधान की प्रक्रिया का ही उल्लेख करते हैं। संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही करती है, इसलिए प्रस्तावना का अध्ययन ज़रूरी हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास कई विकल्प थे कि हम किस रास्ते पर चलें या एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमारा रास्ता क्या हो। तो वो रास्ता हमने ये निकाला कि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनेंगे, और जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, साथ ही साथ वो व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय देगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देगा। ये सब चीज़ों का उल्लेख कमोबेश हम कर चुके थे पिछले व्याख्यान में। तो जब हमने संविधान को अपनाया तो ये हमारे घोषित राजनीतिक उद्देश्य बन गए। संविधान में वर्णित जो मूल्य और आदर्श हैं वह हमारे घोषित राजनीतिक लक्ष्य है, यानी वो लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना है। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में जो कल हम बात कर रहे थे कि जो पहला शब्द आया है हम भारत के लोग, इस पर एक विरोधाभासी वक्तव्य भी कई बार दिया जाता है कि संविधान सभा का चरित्र प्रतिनिधित्व नहीं था, क्योंकि वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई नहीं थी, इसलिए उसे हम भारत के लोगों की तरफ से बोलने का अधिकार नहीं था। मैंने आपको कहा था कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में लगभग सभी बड़ी राष्ट्रीय नेता जो राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभा चुके थे वे सब संविधान सभा के सदस्य थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हों, और तो ये सब लोग राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे और संविधान सभा के सदस्य थे। और साथ ही साथ संविधान सभा में सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, समूहों का इसकी भी पर्याप्त कोशिश की गई। इस बात के बावजूद कि कांग्रेस पार्टी एक डोमिनेंट प्रभुत्वशाली वर्ग था संविधान सभा में, परंतु ये बात भी ध्यान रखी गई कि संविधान जो निर्माण हो रहा है उसमें सबकी सहमति ली जाए। तो संविधान सभा में सभी तरह के दृष्टिकोण हम देखने को मिलते हैं। अगर हम संविधान सभा की डिबेट्स, जो वाद विवाद हुआ संविधान बनने के दौरान, उनका गंभीर रूप से अध्ययन करें तो हमें ये बात पता लगेगी कि लगभग हर तरह की विचारधारा का व्यक्ति स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपनी बात प्रस्तुत कर रहा है और उस बात को तवज्जो दी जा रही है, ये नहीं है। और बड़े मुद्दों पर एक पर्याप्त आम सहमति बनाने की कोशिश भी की गई। तो ये निर्णय लिया कि जहाँ आम सहमति नहीं बन पाएगी वहीं मत विभाजन से फैसला होगा। लेकिन ये बात उल्लेखनीय है कि ज़्यादातर बड़े मुद्दों पर सहमति संविधान सभा में बनी और सर्वसम्मति बनी, और वो सहमति पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय दल के नेताओं में आपस में पहले से ही बन चुकी थी। तो ज़्यादा दूसरी बात जो संविधान सभा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण है कि संविधान की प्रस्तावना में कई 3 जो शब्द हैं जो बाद में जोड़े गए 42 संविधान संशोधन में, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता, उन चीज़ों की हल्की सी झलक हमें संविधान सभा के डिबेटों में भी मिलती है। और संविधान सभा में यद्यपि जो शुरुआती संविधान हमने बनाया उसमें इन तीनों शब्दों का उल्लेख नहीं मिलता है, इन्हें 42वें संशोधन 1976 में डाला गया, लेकिन इसकी प्रतिध्वनि हमें किसी न किसी रूप में इन तीनों आदर्शों की प्रतिध्वनि संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में मिल जाती है। जैसे धर्मनिरपेक्षता के जो तथ्य है, ये शब्द भारतीय संविधान में 1976 में जोड़ा गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि 1976
से जोड़ने से पहले भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं था। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है वो अपने आप ही स्पष्ट कर देता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ पे धर्म को एक निजी मुद्दा माना गया है और निजी मुद्दा मानने के कारण राज्य ये भी निश्चित कर दिया गया कि राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द बाद में आया, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की अभिव्यक्ति संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में अपने आप होती है। समाजवाद को लेकर भी एक सहमति इस रूप में थी कि अगर हम नीति निर्देशकों का अध्याय का अध्ययन करें तो हमें ये बात पता लगेगी कि नीति निर्देशक तत्वों में जो ज़्यादातर बातें, यद्यपि वो बाध्यकारी नहीं है, उसे किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन फिर भी ज़्यादातर बातें समाजवादी दर्शन से ही जुड़ी हुई हैं। यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों को बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हमारे संविधान की मूल आत्मा को अभिव्यक्त करती है। यानी हम ऐसा समाज बनाना चाह रहे थे जहाँ स्त्री पुरुषों के मध्य भेद कम हो, उनकी आय की असमानताएं लोगों में कम हो, स्त्री पुरुष के साथ समान व्यवहार हुआ, समान कार्य के लिए समान वेतन हो, किसी भी पिछड़े या दुर्बल वर्ग के लिए विशिष्ट उपाय किए जाएं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये समाजवादी दर्शन से जुड़ी हुई हैं। यद्यपि समाजवाद को लेकर एक कांग्रेस पार्टी में ही अलग अलग समूह बने थे। एक वर्ग समाजवादी शब्द को संविधान सभा में जोड़ने के लिए विरोध में था और नेहरू का खुद का झुकाव समाजवादी था, लेकिन ये शब्द शामिल नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो संविधान में जो धाराएं थी वो समाजवाद की अभिव्यक्ति नहीं करती थी। यद्यपि ये बात सही है कि हमने मूल अधिकारों के एक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को जगह दी, और संपत्ति का अधिकार कमोबेश उदारवादी या पूंजीवादी दर्शन की विशेषता। और यद्यपि बाद में हमने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी हमें ये बात समझनी चाहिए कि भारतीय संविधान ने संतुलन कायम करने की कोशिश की। यद्यपि वो संतुलन, यहाँ एक और हम समाजवादी दर्शन को अभिव्यक्त करना चाहते थे, वहीं संपत्ति के अधिकार को भी व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में मान्य दिया। यद्यपि बाद में एक संवैधानिक टकराव पैदा हुआ 1951 के बाद का, जो न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का, संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो तनाव और संवैधानिक टकराव पैदा हुआ, वो इसी की पृष्ठभूमि में जन्म लिया। और उसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि हमें संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में समाप्त करना पड़ा। तो संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार था जो दिया गया था, लेकिन इसे बाद में खत्म कर दिया गया एक मूल अधिकार के रूप में। तो संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट है, और हम भारत के लोग के बाद जो शब्द आया वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का अर्थ हम जो जानते हैं कि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में प्रभुत्व संपन्न है, अपने निर्णय लेने में सक्षम है, और वह किसी भी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अपने राष्ट्र हित के विरुद्ध जाकर निर्णय नहीं लेगा, वह सब मामलों में संप्रभु है। दूसरा जो शब्द आया समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्षता। समाजवाद आय की असमानताएं कम हो, विषमताएं कम हो, इसलिए समाजवादी दर्शन को हमने संविधान में जगह दी। दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षता, कि धर्म को एक निजी जीवन से जुड़ा हुआ तत्व माना जाए और राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, और राज्य के दृष्टि में सभी धर्म बराबर हों, ये धर्मनिरपेक्षता का दर्शन। वहीं लोकतांत्रिक गणराज्य, कि लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ ये है कि भारत के जो शीर्ष पर व्यक्ति है वह चुना हुआ है, वो मनोनीत या राजवंशी या वंशीय आधार पर नियुक्त नहीं किया गया। तो ये लोकतांत्रिक, लेकिन ये चाहे लोकतांत्रिक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता हो, धर्मनिरपेक्षता हो, समाजवाद हो, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी संविधान की मशीनरी का ही व्याख्या करते हैं। अब संविधान के, लेकिन संविधान के जो घोषित उद्देश्य हैं इसकी व्याख्या संविधान की प्रस्तावना इसके बाद वाली लाइनों में करती है, जिसमें कहती है कि संविधान का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना रखने की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता और साथ ही साथ बंधुता, ये हैं भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार। ये है जिसकी वजह से हमें भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे हैं, और ताकि एक राजनीतिक समाज के रूप में हम एक स्वतंत्र, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को रक्षा करने वाला, उसको मान देने वाला और साथ ही साथ एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं जो एकता और अखंडता पर आधारित है।